के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं आंचल आनंद। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी में डूबे छात्रों की तलाश अब भी जारी है। अभी तक सिर्फ 5 छात्रों के शव बरामद किए जा सके हैं। कल शाम हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र ब्यास नदी में बह गए थे। हमारी जो है एसएसबी की टीम इसमें जो है लगी हुई है, जिसमें हमने इनको 2 टीम में डिवाइड किया हुआ है अपनी टीम को, एक स्टार्टिंग पॉइंट से और एक एंड पॉइंट जो कि पंडो डैम है। पंडो डैम्स में हमने अभी तक 5 बॉडी हमने रिकवर की है। बाकी 19 छात्रों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसएसपी के 70 जवानों के साथ एनडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। राफ्टर के साथ साथ तलाशी चल रही है। हमारा सर्च ऑपरेशन बहुत जोरों से चल रहा है। 70 हमारे एसएसबी के जवान लगे हैं और हमारे बटालियन की 2 रिजर्वें लगी है और राफ्टर्स लगे हैं, डाइवर्स लगे हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। ब्यास नदी में पंडो डैम के पास छात्रों की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ के जवान राफ्टर के जरिए नदी में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। हादसा कल शाम करीब 6:30-7 बजे के हुआ, लेकिन राहत बचाव का काम काफी देरी से शुरू हुआ। छात्रों का यह आरोप है कि रेस्क्यू के लिए 3 घंटे तक कोई मौके पर नहीं पहुंचा। रेस्क्यू टीम जो है वो 3 घंटे तक कोई भी रिस्पांस नहीं था उससे। सो ऐसा था रिस्पांस उन लोगों से। सो दिस इज हाउ दे रिस्पॉन्ड टू एन एक्सीडेंट। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी घटनास्थल पर कोई भी रिस्पांस नहीं था उससे। सो ऐसा था रिस्पांस उन लोगों से। सो दिस इज हाउ दे रिस्पॉन्ड टू एन एक्सीडेंट। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं मृतकों के परिजनों के लिए स्पेशल फ्लाइट्स का इंतजाम किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने घटना की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने घटनास्थल पर जाकर राहत और बचाव काम का जायजा लिया। दरअसल हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट 2 बसों में हिमाचल घूमने पहुंचे थे, जिनमें से एक बस के छात्र बस रोककर फोटोग्राफी करने के लिए ब्यास नदी की तरफ चले गए। इसी दौरान ब्यास नदी में बने डैम से पानी छोड़ दिया गया। ब्यास नदी में एकाएक आए पानी से तेज बहाव से छात्रों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लाजी डैम का गेट खुलने की वजह से नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया। पानी की तेज बहाव ने छात्रों को अपनी चपेट में ले लिया। हम लोग फोटो खींचने के लिए वाटर तक पहुंचा। उधर डैम सडनली डैम वॉल्स गेट ओपन एंड सडनली वाटर फ्लो वाज वेरी हाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिमाचल में हुए हादसे पर दुख जाहिर किया है। सोनिया गांधी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से संपर्क किया। उन्होंने पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। छात्रों के ब्यास नदी में डूब जाने से उनके घरवाले सदमे में हैं। एक छात्र की मां ने कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा वापस जरूर लौटेगा। मेरे बच्चे को कैसा भी ढूंढो बोलो, देखो बोलो, कहा है वो बच्चा अच्छा रहता, मेरे को पूरा यकीन है। क्यों बोलते मेरे बच्चे को पानी से डर है, हरगिज नहीं जाता पानी में। ब्यास नदी में डूबे छात्रों को दोस्तों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे के बाद से ही हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के ये छात्र बेहद सदमे में हैं और अपने दोस्तों को खो देने के चलते गमगीन हैं। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के दादरी में हुई बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के मामले में पड़ताल चल रही है और बीजेपी की टीम भी दादरी पहुंच चुकी है। सांसद सत्यपाल सिंह की अगुवाई में ये टीम जांच रिपोर्ट पार्टी आलाकमान और गृह मंत्री को सौंपेगी। उधर विजय पंडित की हत्या के विरोध में ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में आज बंद है। दादरी के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी और बाजार भी बंद रहे। विजय पंडित की हत्या के विरोध में हजारों की संख्या में लोगों ने आज दादरी थाने का घेराव किया है। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। दादरी में विजय पंडित की हत्या से गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद करके धरना शुरू कर दिया। विजय पंडित के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर व्यापारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने साल 2009 के रणबीर फर्जी एनकाउंटर केस में 17 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इन सभी को फर्जी मुठभेड़ के तहत हत्या का दोषी पाया। रणबीर के परिजन कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं। रणबीर की मां ने रोते हुए कहा कि हम इस फैसले से खुश नहीं हैं। दोषी पुलिसकर्मियों को मौत की सजा होनी चाहिए। मेरे बेटे का मार भी दिया, कलंक भी लगा दिया उन्होंने, उनको फांसी पे नहीं लटका। साहब ने बिल्कुल भी मेरे को न्याय नहीं मिला भाई, आज बिल्कुल भी।
जिन पुलिस वालों को सजा सुनाई गई है वो सभी उत्तराखंड पुलिस के हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 2009 में ये एनकाउंटर हुआ था। पुलिस ने रणवीर को अपराधी बताया था और दावा किया था कि रणवीर राज्य में उगाही करने वाले गिरोह से जुड़ा था। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर तालिबान ने हमला करवाया। कल रात दर्जन भर आतंकवादियों ने एयरपोर्ट में घुसकर फायरिंग की, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। सुरक्षाकर्मियों ने हमला करने वाले 12 आतंकवादियों को मार गिराया। इस हमले में 14 सुरक्षाकर्मी मारे गए। बीती रात एयरपोर्ट के अंदर घुसे आतंकियों ने 10 से 15 ग्रेनेड फेंके। इस हमले में 2 प्लेनों में आग लग गई। आतंकी पाकिस्तान सुरक्षा बल के फर्जी आई कार्ड लेकर एयरपोर्ट में दाखिल हुए थे। पाकिस्तान में कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिस तरह से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, उसने वहां की सुरक्षा इंतजामात की पोल खोलकर रख दी है। बताया जा रहा है कि भारी असलहे के साथ कई आतंकी पुराने हवाई अड्डे के फोकर गेट से बड़े आराम से दाखिल हो गए। आतंकवादियों ने हवाई अड्डे के उस इलाके पर हमला किया जहां हज यात्रियों के रुकने का इंतजाम होता है। सरकार की ओर से किसी भी संदिग्ध को देखते ही गोली मार देने के आदेश दिए गए। एयरपोर्ट पर हमला करने वाले आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। रॉकेट लॉन्चर्स, AK-47 ग्रेनेड और गोला बारूद लेकर आतंकी एयरपोर्ट को तबाह करने के मंसूबे से घुसे थे। कराची एयरपोर्ट में आतंकी हमले के बाद भी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा के बंदोबस्त कर दिए गए हैं और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट में भी सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। हर किसी की कड़ी तलाशी के बाद ही एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। बिहार में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए जेडीयू के 3 कैंडिडेट ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। जेडीयू उम्मीदवारों के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, पवन वर्मा और मौलाना गुलाम रसूल ने नामांकन दाखिल किया। बिहार में राज्यसभा की तीनों सीटें बीजेपी, एलजेपी और आरजेडी के कोटे से खाली हुई हैं। पहले नैतिकता का हवाला देते हुए जेडीयू ने इन सीटों पर उम्मीदवार न उतारने का फैसला लिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसने फैसला बदल दिया और कैंडिडेट्स उतार दिए। कभी नीतीश के साथ ही रहे साबिर अली ने भी राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। इस दौरान जेडीयू के 5 बागी विधायक भी मौके पर मौजूद थे। अगर ये अपने रुख पर अड़े रहे तो जेडीयू का खेल बिगड़ सकता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के संयुक्त सत्र में दिए अभिभाषण में नई सरकार का एजेंडा सामने रखा। उन्होंने कहा कि महंगाई पर लगाम लगाना और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। Inflation continues to be at an unacceptable level, thus putting the Indian economy back on track is paramount for my government. राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि काला धन वापस लाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और एसआईटी बनाकर एक बड़ा कदम भी उठाया गया है। The government has already constituted a SIT to unearth black money stashed abroad. This will be followed by vigorously by proactively engaging with the foreign governments. राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार इससे कड़ा मुकाबला करेगी। A policy of zero tolerance towards terrorism, extremism, riots and crime will be pursued. राष्ट्रपति ने कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी की योजना पर जोर दिया। अभिभाषण में उन्होंने कहा कि सम्मान और सुरक्षा के साथ कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास किया जाएगा। Special efforts will be made to ensure that the Kashmiri Pandits return to the land of their ancestors with full dignity, security and assured livelihood. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अभिभाषण में कहा कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक नई नीति बनाएगी। National plan will be chalked out in consultation with the state governments to effectively curb incidents of communal violence. अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के हक में है। It is a commitment to providing 33% reservation to them in the Parliament and State Legislative Assembly.
राष्ट्रपति ने कहा कि साल 2022 तक हर परिवार को पक्का घर मिल जाएगा। सरकार हर घर तक शौचालय, बिजली पानी पहुंचाएगी। गांव और शहर के बीच का फर्क मिटेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अभिभाषण में सरकार के कई वादे गिनाए। उन्होंने कहा कि हाई स्पीड ट्रेन के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। देश भर में 100 नए शहर बनाए जाएंगे और शहरों को भी एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में युवाओं को टारगेट कर योजनाएं गिनाई गई। देश के हर राज्य में IIT, IIM के साथ साथ एम्स की तरह के इंस्टीट्यूट बनाने का भी वादा किया गया है। मदरसों का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च सिस्टम बनेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि पीएम कृषि सिंचाई योजना बनाई जाएगी। नई स्वास्थ्य नीति में योग को जगह मिलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की जाएगी। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार 5T पर जोर देगी, मतलब ट्रेडिशन, ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और टैलेंट। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में सरकार के सपने सिद्धांत के बारे में भी बताया। एक भारत श्रेष्ठ भारत सपना है। सरकार का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास है। सरकार मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस पर चलेगी और सरकार का मंत्र हर हाथ को हुनर है। कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री कमलनाथ ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण उम्मीदें जगाने वाला है, लेकिन देखना होगा कि मोदी सरकार इन वादों को किस हद तक पूरा कर पाती है। इससे पहले संयुक्त सत्र में अभिभाषण देने के लिए जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद पहुंचे तो उनकी अगवानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पहुंचे। राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शानदार काफिले के साथ संसद पहुंचे। उनकी गाड़ी के आगे और अगल बगल घुड़सवारों का दल चल रहा था। लोकसभा में आज पोलावरम प्रोजेक्ट पर अध्यादेश को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। टीआरएस और बीजेडी सांसद इस पर चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसकी इजाजत नहीं दी और कल तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने घोषणा की कि अरुण जेटली राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी महासचिव BK हरिप्रसाद और राजीव गौड़ा को कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश करने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने आज राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श किया। आम बजट जुलाई के पहले हफ्ते में आने की संभावना है। बजट से पहले वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्रियों के बीच में विचार विमर्श की परंपरा है। इस तरह की बैठकों में वित्त मंत्री को संबंधित क्षेत्र के बारे में सुझाव दिए जाते हैं। जेटली अपना पहला बजट जल्द ही पेश करने वाले हैं। कल पंजाब सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। सीएम प्रकाश सिंह बादल अपने मंत्रिमंडल में कल 3 मंत्रियों को शामिल करने वाले हैं। सूत्रों से खबर यह आ रही है कि मोदी सरकार 12,000 ट्विटर अकाउंट्स को अनब्लॉक करेगी। इन ट्विटर अकाउंट्स को पिछली यूपीए सरकार ने ब्लॉक कर दिया था। यूपीए सरकार के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी के चलते ये अकाउंट्स ब्लॉक किए गए थे। महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दत्ता मेघे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। न सिर्फ दत्ता ने पार्टी बल्कि उनके दोनों बेटों ने भी पार्टी छोड़ दी है। उनका एक बेटा लोकसभा चुनाव भी लड़ चुका है। कहा जा रहा है कि मेघे परिवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आउटलुक मैगजीन की प्रतियां जलाई। मैगजीन ने अपने कवर पेज पर सीएम अखिलेश यादव की तस्वीर लगाकर उन्हें देश का सबसे खराब मुख्यमंत्री बताया था। यूपी में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में लखनऊ में प्रदर्शन हुआ। सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बैनर लेकर विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में बाराखंबा रोड पर कुछ बदमाशों ने टीएमसी सांसद रेणुका सिन्हा की चेन खींचकर फरार हो गए। घटना रविवार रात करीब 8:30 बजे की है। पुलिस ने सांसद का बयान दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। बिहार के दरभंगा में एक टीचर ने पीपल के पत्तों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई है। वो पीएम से मिलकर खुद उन्हें ये भेंट करना चाहते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा इंटरपोल के नए महासचिव हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रंजीत सिन्हा इंटरपोल के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय होंगे। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वालों को अभी 20 से 25 दिन और बिजली संकट से जूझना पड़ सकता है। दिल्ली के मुख्य सचिव SK श्रीवास्तव ने कहा है कि इससे पहले बिजली संकट खत्म नहीं हो सकता। बिजली अवेलेबल मतलब पावर की पावर नहीं है, पावर सप्लाई कैसे करें उसकी प्रॉब्लम। कहते तो है ही लोग लगेगा 20-25 दिन लगेंगे, लेकिन हम उसको टेम्पररी हमने उसको चालू किया हमने।
दिल्ली में बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर दिल्ली की सुध नहीं लेने और केजरीवाल पर दिल्ली को अधर में लटकाने के लिए प्रदर्शन किया। दिल्ली के सुंदर नगर इलाके में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। लोगों के हंगामे से सड़क पर जाम लग गया। लोगों का आरोप है कि भीषण गर्मी के बीच इलाके में 10-10 घंटे बिजली कटौती हो रही है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में भी बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोगों का कहना है कि 12-12 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। बिजली नहीं होने से लोगों के पास पानी तक नहीं है। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर जारी है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। सोमवार को पारा 45 डिग्री के पार बना रहा। सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने जेल से रिहा करने और उन्हें घर में ही नजरबंद रखने की मांग ठुकराते हुए साफ कह दिया कि जमानत राशि का इंतजाम किए बिना उन्हें राहत नहीं मिलेगी। सहारा ने अपने नए प्रपोजल में कहा था कि वो 3,000 करोड़ रुपए 5 दिन के भीतर और 2,000 करोड़ अगले 30 दिन में जमा कराएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की 9 प्रॉपर्टीज को कुछ शर्तों के साथ बेचने की इजाजत जरूर दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा चाहे तो एमबी वैली को गारंटी के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है या बेच सकता है। बेची जाने वाली प्रॉपर्टी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से हलफनामा देने को भी कहा। अपनी बीमार मां से मिलने और उन्हें देखने के लिए सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। उन्होंने 5 दिन जेल से बाहर रहने की इजाजत मांगी थी। उनकी अर्जी ठुकरा दी गई। मुंबई मेट्रो के किराए के विवाद को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई अब 13 जून को होगी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि मेट्रो का किराया न्यूनतम 9 रुपए और अधिकतम 13 रुपए हो, लेकिन रिलायंस न्यूनतम 10 और अधिकतम 40 रुपए किराया रखने को लेकर अड़ा हुआ है। राजस्थान के जोधपुर एयरबेस में भारत और फ्रांस की वायुसेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। इस दौरान भारतीय वायुसेना के चीफ अरूप राहा ने फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी। माना यह जा रहा है कि राफेल लड़ाकू विमान का सौदा भारत सरकार कर सकती है। ये डील करीब 50,000 करोड़ की है। अंडवा डॉन अबू सलेम की चलती ट्रेन में हुई शादी के मामले में मुंबई के टाडा कोर्ट ने सीबीआई को लताड़ा है। दरअसल पिछले दिनों एक अखबार ने अबू सलेम की उस महिला के साथ तस्वीर छापी थी जिसके साथ उसने कस्टडी के दौरान ही ट्रेन में शादी कर ली थी। मुंबई से सटे रायगढ़ में पुलिस ने एक फार्म हाउस में चल रही रेप पार्टी पर छापा मारा। पार्टी में शराब के नशे में लड़के लड़कियां अश्लील डांस कर रहे थे। पुलिस ने 12 लोगों को इस मसले में हिरासत में लिया। रेप पार्टी में जब मस्ती पूरे शबाब पर थी तभी पुलिस ने रेड डाली। पुलिस ने 12 लड़कियों और 13 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा करते हुए बताया कि ये रेप पार्टी एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के सम्मान में दी गई थी। पुलिस को फार्म हाउस में काफी संख्या में शराब की बोतलें भी मिली। बिहार के गया में फाल्गु नदी में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। यूपी के बरेली में एक ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। गोरखपुर में एक बेकाबू बस राहगीरों के लिए काल बनकर आई। तेज रफ्तार बस सड़क के किनारे लोगों को रौंदती चली गई। यूपी के हाथरस में गैस सिलेंडर में हुए धमाके में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। असम के नगांव में एक मतवाले हाथी ने 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। चंडीगढ़ में आग लगने से एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में यह हादसा हुआ। कंप्यूटर के एक शोरूम में लगी आग और थोड़ी ही देर में पूरी बिल्डिंग आग के शोले में तब्दील हो गई। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक राइस मिल में लगी भीषण आग पर 3 दिन बाद भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। 7 जून की सुबह लगी इस भीषण आग के चलते राइस मिल प्रबंधन को करीब 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक निजी कंपनी की कैशियर से बदमाशों ने 30 लाख रुपए लूट लिए। इंदौर में घरेलू झगड़े में एक हेड कांस्टेबल ने अपने सास ससुर को गोली मार दी। यूपी के बिजनौर में 2 दरिंदों ने नाबालिग के साथ रेप किया। यूपी के फैजाबाद में दबंगों ने एक लड़की को अगवा करके गैंगरेप किया। यूपी में महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। मथुरा में दबंगों ने एक महिला पर तेजाब से हमला कर दिया।
दरअसल पीड़ित महिला के परिवार वालों के साथ गांव के ही दबंगों से झगड़ा हुआ था, जिसकी शिकायत दर्ज करने पर महिला और दबंगों ने तेजाब फेंक दिया। रेलवे विभाग की लापरवाही से जमशेदपुर के रहने वाले नेशनल लिफ्टर युवा खिलाड़ी मोहम्मद असरुद्दीन की समय से इलाज न मिल पाने पर मौत हो गई।